कि यूपीएससी का एग्जाम ना फिजिकली नहीं मेंटली भी चूज किया। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। It's a complete waste of time. You and I are products of that. May have been a great idea in the 1960s. 10 साल में आपने कितने बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक आप पहुंचे या नहीं? मैंने 2 बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक पहुंचा और उसके बाद मैं प्री निकला ही नहीं। सुन, एक काम कर, अपना कैलकुलेटर खोल, उसमें टाइप कर 933। अब इसे डिवाइड कर 10 लाख से, कितना आता है? लगभग 0.00933%। ये क्या है? ये है तुम्हारे सक्सेस के चांसेस अगर तुम यूपीएससी का फॉर्म फिल करते हो तो। और इस 0.0093% चांसेस के लिए लोग अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं और बच्चे खुद की ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हैं। वो सिर्फ इस तरह की व्यूज़ देखते रहते हैं, इस तरह की व्यूज़ देखते हैं कि तुम तो एक ज़िले के राजा हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम किसी का भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, तुम किसी को भी टर्मिनेट कर सकते हो। जब वो इस तरह की व्यूज़ देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम भी ये निकाल सकते हैं, हम भी ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, बस हमको एक ये वाला कोर्स खरीद लेना है, उसके बाद में कहीं ना कहीं हम यूपीएससी के अंदर टॉप 10 में तो आ रहे होंगे। कहीं ना कहीं ये एक विडंबना है कि आपको कोई भी ये नहीं बताएगा कि आपके सक्सेस के चांसेस कितने हैं, और कोई आपको ये भी नहीं बताएगा कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकला तो आपको क्या करना है इस नॉलेज के साथ में। कुछ लोग कहीं ना कहीं यूपीएससी के टीचर बन जाते हैं किसी कोचिंग के अंदर और वो महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये कमा रहे होते हैं। अगर वो एक नॉर्मल टीचर है तो हाँ, जो टॉप के टीचर्स हैं उनकी बात अलग है, जो कि आपको बताते हैं कि आप एक राजा हैं, उनकी बात अलग है। बट कुछ ऐसे टीचर्स जो कि यूपीएससी नहीं निकालने की वजह से टीचर बन गए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत कम पैसे कमा रहे होते हैं। ये मत सोचना कि मैं आपको डिसअपॉइंट कर रहा हूँ इस वीडियो से, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसकी आपको तैयारी करनी चाहिए अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, अगर आपको लगता है कि आपका खुद का मन है, अगर आपको लगता है कि आप सच में समाज को सुधारने के लिए जाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ राजा बनने के लिए, तो आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। और जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको कोर्सेज ना खरीद के पहले आपको कुछ समय, चाहे 1 महीना चाहे 2 महीना, खुद से तैयारी करने की कोशिश करनी चाहिए। और आपको बैक टू बैक मॉक टेस्ट देने चाहिए देखने के लिए कि क्या आप सच में कैपेबल भी हैं या नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने से पहले। जैसे कि हमने 6 एग्ज़ाम निकाले थे, हमने कैसे निकाले? पहले हमने ये देखा कि क्या हम ये एग्ज़ाम निकाल भी सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते। हमको लगा कि हमारा एप्टीट्यूड अच्छा है, तब जाके हमने उसकी तैयारी करना स्टार्ट किया। और जब तैयारी कर रहे थे, मार्क्स धीरे धीरे अच्छे आने लगे, तो हमको लगा कि हाँ, हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वहाँ लगता कि नहीं कर सकते हैं तो हम कहीं ना कहीं इसको छोड़ के किसी दूसरी स्ट्रीम के एग्ज़ाम के लिए या फिर हम किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे होते। ये स्क्रीन पे आप एक न्यूज़ देख रहे होंगे जिसके अंदर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने भी एक कोचिंग संस्थान को 5 लाख रुपए का फाइन लगाया था जस्ट बिकॉज ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। इससे साबित होता है कि मिसलीडिंग आपको हर जगह पे देखने को मिलती है, चाहे वो एड्स के अंदर हो, चाहे आपके जो पोस्टर्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, उनके अंदर हो, चाहे लेक्चर्स हो, चाहे वीडियोस हो, हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिसलीडिंग देखने को मिलती है और आपको ये लग जाता है कि ये बहुत ही आसान है। अब ये वीडियो देखने वाले हैं जिसके अंदर एक बेचारा इंसान इतने सालों से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, अब उसकी उम्र इतनी हो गई है कि शायद अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ना उसका ये एग्ज़ाम निकला है और अब उसके पास में कुछ भी नहीं बचा है। इसकी बात सुनिए आप। 12 साल एक लंबा अर्सा होता है, इस दौरान आपकी ज़िंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में ही नहीं गया हूँ अभी तक। अब ऐसे पता नहीं कितने हज़ारों लोग हैं जो कि इस स्थिति से गुजर रहे हैं, उनको समझाने वाला, उनको सांत्वना देने वाला कोई नहीं है, उनको ये बताने वाला कोई नहीं है कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकला तो आपको आखिर करना क्या है। जब भी बात आती है फीसेस लेने की तो ये लाखों रुपए देते हैं आपसे, ये प्रॉमिस करते हैं कि आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे, हालांकि स्टाम्प पेपर पर लिख के नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको बोलते हैं कि आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। आप ये समझिए कि अगर लाखों लोग किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं और लाखों लोग लाखों रुपए की फ़ीस दे रहे हैं तो पैसा कितना होता है? चलो ठीक है, इसकी हम बात नहीं करते हैं पैसे की, लेकिन जब लाखों लोग लाखों रुपए की फ़ीस दे के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो क्या लाखों लोगों का एग्ज़ाम निकलने वाला होगा? नहीं। लेकिन फिर प्रॉमिस सबको क्यों दिया जा रहा है, क्यों ये नहीं बताया जाता है? समस्या इसमें नहीं है कि कोर्सेज बेची जाए, समस्या इसमें नहीं है कि लाखों रुपए फीस हो। ऑब्वियसली कोचिंग वालों की इच्छा होती है कि उनको कितनी फ़ीस चार्ज करनी है, बच्चे देने को तैयार हैं तो, लेकिन समस्या इसमें आती है कि ये नहीं बताया जाता है कि जनाब इस एग्जामिनेशन के अंदर इतने लोग बैठने वाले हैं, निकलने वाला है सिर्फ इतनों का, तो सच्चाई ये है कि इसमें से आपकी संभावना कहीं ना कहीं कम है।
तो आप ये समझ लेना कि आपको इतने समय के लिए तैयारी करनी है। नहीं होता है तो आपके पास में प्लान भी होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़, कोई दूसरा एग्ज़ाम या कोई दूसरी चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। आपको कोई नहीं बताता है और मुझे इस चीज़ से समस्या है। आपको याद होगा अभी कुछ साल पहले की बात है, इतने सारे कंजस्टेड जो ये कोचिंग संस्थान बने हुए हैं जहाँ पे लाइब्रेरी भी बेसमेंट्स में है, वहाँ पे क्या हुआ था दिल्ली के अंदर जब बारिश आई थी, कितने लोग मर गए थे, कितने लोगों की फैमिलीज जो उम्मीद लेके बैठी हुई थी कि उनका बच्चा IAS बन के आएगा, उनके साथ में क्या हुआ आपको पता है। आपको पता है कि आज भी वो संस्थाएं उपस्थित हैं, आज भी वो चीज़ें हैं, आज भी वही कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, आज भी वही स्थिति है। ऑलमोस्ट इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है? बहुत कम, मामूली सा, कहीं ना कहीं जो होता है कि दिखावे के लिए कर दिया गया है वो हुआ है सिर्फ। 2024 के अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि ये एक तरह का डेथ चैम्बर है। और अगर हम मान भी लें कि इतनी सारी तैयारी करने के बाद में, इतने सारे पैसे लगाने के बाद में, इतने सारे साल लगाने के बाद में अगर आपका एग्ज़ाम निकल भी जाता है तो क्या होगा? तो आप IAS बनेंगे शायद, अगर आप स्टार्टिंग के टॉप 100 या 50 जो भी पोस्ट होती हैं उसमें हैं तो, ठीक है। अगर IRS, IFS या कोई दूसरी पोस्ट पे आप चले जाएंगे और आप कहीं ना कहीं उसके बाद भी अनसेटिस्फाइड रहेंगे। बहुत सारे ऐसे ये लोग हैं जो आपने देखे होंगे जो कि ऑलरेडी एग्ज़ाम निकालने के बाद में भी जस्ट बिकॉज उनको IAS चाहिए था वो वापस से एग्ज़ाम देते रहते हैं। नो डाउट ये जॉब अच्छी है, ये पोस्ट अच्छी है। जब आप इस पर लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, आपके आसपास वाले बहुत खुश होते हैं और जो आपके रिलेटिव्स होते हैं जो आज तक शायद आपको पूछते भी नहीं थे, वो भी आपका नाम ले लेके कि हमारा तो भांजा IAS है, ठीक है, हमारा तो भतीजा IAS है, ठीक है। तो इस तरह की जब चीज़ें वो लोग बोलते हैं जो कि शायद आपसे बात भी नहीं कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये पोस्ट सिर्फ पोस्ट नहीं है, इसकी इज्जत बहुत है, ठीक है। इज्जत किसने बनाई है? समाज ने बनाई है। हमारे जो अंग्रेज थे जिन्होंने इस पोस्ट को स्टार्ट किया था उन्होंने बनाई है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब ये इज्जत कहीं ना कहीं इज्जत पे ना रह जाके ऐसी ऐसी चीज़ें करवा देती है, जैसा कि अभी एक रिसेंटली केस आया था जिसके अंदर कहीं ना कहीं 2 IASओ ने ये कहा कि हमको तो अपने कुत्ते को टहलाना है, तो पूरे स्टेडियम को खाली करवा दिया गया था। दिल्ली की ये एक घटना है, आपकी स्क्रीन के सामने इसकी फ़ोटो होगी, ठीक है। तो जब ऐसा होता है और जब लोग इस इज्जत को कहीं ना कहीं दिमाग पे ले लेते हैं और उसकी वजह से ऐसे काम कर देते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए इस पोस्ट पे आने के बाद में, तो इतनी पढ़ाई का क्या मतलब, ठीक है। इससे बेटर तो ये है कि ऐसी जॉब में रहूँ जहाँ पे आप बिल्कुल एक साधारण ज़िंदगी जियो, जहाँ पे ज़्यादा लोगों को आपसे मतलब ना हो, ताकि आप सुख शांति से जी सकें, ताकि आप इस तरह की हरकतें ना करने पर मजबूर हो सकें, ताकि आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें। इससे बेटर तो वो जॉब्स होती हैं। ये जॉब बहुत अच्छी है, अगेन आई एम स्पीकिंग, ये जॉब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपने इसको सही से निकाला, अगर आपने अपने आप को पहले समझा कि आप इस एग्ज़ाम को निकाल भी सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते, आपने खुद को एनालाइज किया, आपने 1-2 महीने खुद पे लगाए, अच्छे से पढ़ा, मार्क्स दिए, आपको लगा कि आप निकाल सकते हो, उसके बाद में भी आपने एक टाइम लिमिट सेट कर ली कि 1 या 2 साल ही मुझे इस एग्ज़ाम को देना है, आपने दिया, आपने एग्ज़ाम निकाला, उसके बाद में आपने अच्छे से काम किया, तो ही ये जॉब अच्छी है, तो ही UPSC IAS अच्छा है। अदरवाइज़ अगर आप सालों साल लगे रहेंगे जस्ट बिकॉज कि आपके अटैम्प्ट पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ में नहीं बट अपनी फैमिली के साथ में बहुत ही बुरा कर रहे हैं। अगर आपने ये गलती करी है तो अभी भी समय है, आप देखिए कि आप किस स्थिति पे हैं। क्या सच में एक अटैम्प्ट और दे सकते हैं? क्या आपको देना चाहिए, या सिर्फ कोचिंग संस्थान के कहने पे आपको अटैम्प्ट देना चाहिए? नहीं। अगर आपको सच में लगता है कि आप कहीं ना कहीं आसपास से आपके कुछ नंबर से नहीं हुआ है, तो आपको डेफिनेटली 1 साल को देना चाहिए, आपको एग्ज़ाम निकालना चाहिए। बट अगर आप बहुत दूर हैं, बहुत साल लगाने के बाद में भी, तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कि आपको कोई दूसरा एग्ज़ाम, कोई दूसरी जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, ताकि कम से कम आप सेटिस्फाइड रहें, खुश रहें, जैसे भी रहें खुश रहें। ये कभी ना सोचें कि ये एग्ज़ाम निकाल नहीं पाए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी जॉब आपके घर वालों की खुशी से बड़ी नहीं है। कोई भी जॉब, कोई भी पोस्ट आपकी जान से बड़ी नहीं है, याद रखें हमेशा। निकले ना निकले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि आप इंसान कैसे हैं, आप अपनी ज़िंदगी कैसे बिताना चाहते हैं, बाकी का समय जो आपकी फैमिली के साथ में है, आपके दोस्तों के साथ में है, आपके घर वालों के साथ में है। इसी के साथ में हम लेते हैं विदा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना इस वीडियो को, ताकि लोग समझ सकें कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।